Hello students, today I am going to deliver a lecture on the topic of wedge normalization. स्टूडेंट्स जो वेज नॉर्मलाइजेशन एक रिसेंटली डेवलप टेक्निक है जिसके यूज़ करने से जो है मॉडल की एक्यूरेसी तो बढ़ती है, साथ ही ट्रेनिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है। इसके और भी एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको लेटर स्लाइड्स में आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। एक्चुअली जो वेज नॉर्मलाइजेशन होता है वो इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट को शिफ्ट को कम करने की कोशिश करता है ना। इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन समझा देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इधर आपको यहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क दिख रहे हैं। पहला न्यूरल नेटवर्क जो है इसके अंदर दो इनपुट पैरामीटर्स हैं। उसमें फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है हाइट और दूसरा पैरामीटर है एज, और आउटपुट में ये बताना है कि वो जो पर्सन है वो गेम के लिए सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर जो आपको ये जो दो इनपुट पैरामीटर्स दिख रहे हैं हाइट एंड एज हैर बोथ पैरामीटर्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइट है उसकी रेंज अलग ही चल रही है और जो एज की रेंज है वो बिल्कुल अलग चल रही है ना। तो यहाँ पे जो इनपुट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं एज की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है कंपैरेटिवली टू हाइट, है ना। तो ड्यू टू दिस difference in the range of values of input parameters, the neural network would require the lot of training examples for the perfect training, okay, for the perfect learning, है ना। तो अगर यहाँ पे ये जो डिफरेंस अगर रहता है रेंज में इनपुट पैरामीटर्स के, तो न्यूरल नेटवर्क को जो है बहुत सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी ट्रेनिंग के लिए, है ना। बट अगर हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। अब जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस न्यूरल नेटवर्क को जो है नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स बहुत कम लगेंगे परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स कम कर सकते हैं। हमको बहुत बड़ा डेटा सेट ज़रूरी नहीं होगा, हमारा ट्रेनिंग टाइम भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। पर अब इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट क्या होता है। इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट कहता है कि ये तब होता है जब इंटरनल नोड्स पर जो है इंटरनल जो हिडन लेयर्स के जो नोड्स होते हैं उन पे इनपुट जो है हर ट्रेनिंग इटरेशन में जो है चेंज हो जाए। मतलब जो इनपुट उसके पास आ रहा है प्रीवियस लेयर से, है ना, वो जो है बिल्कुल ही मतलब जो इनपुट आ रहा है पर मिनी बैच इन इटरेशन, वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए अगर, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट, है ना। ये इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट क्यों आता है, वो आता है वेट अपडेशन के कारण। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि हर ट्रेनिंग इटरेशन में क्या होता है, वेट्स अपडेट होते हैं, और इन वेट अपडेशन के बाद जो इनपुट उसके पास आने वाला होता है वो बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाता है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है जो उसके पास आने वाला होता है। इस चेंज इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण वो जिस चीज़ को वो पहले चेज़ कर रहा था वो जो है शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से न्यूरल नेटवर्क एक मूविंग टारगेट को चेज़ करने की कोशिश कर रहा है, जिसको चेज़ करने में उसको बहुत ही ज़्यादा इटरेशंस लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम की भी ज़रूरत होती है। तो इस इंटरनल कोवेरिएंट शिफ्ट को कम करने के लिए लेके आए हैं स्टैंडर्डाइज्ड लेयर इनपुट। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो उसके पास किसी भी इंटरनल लेयर के नोड्स के पास जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, है ना। स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वेज नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो वेज नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है कि हम जो है हर एक पर मिनी वेज पे हम हर एक इनपुट वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैप्चर कर लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं, और मीन निकालने के बाद हर एक वैल्यू को इसके मीन वैल्यू से सेपरेट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे डिवीज़न लगा दिया जाता है। तो जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है ना। इस स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है कि आपका न्यूरल नेटवर्क काफ़ी स्टेबलाइज हो जाता है और स्पीड अप हो जाती है ट्रेनिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वेरिएबल्स की पूरे मिनी बैच पर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ले लेते हैं हम, फिर उन वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं। यहाँ पे मीन निकाला है, फिर क्या किया है, उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया है। कि वेरिएंस इसलिए किया है क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगर मैं इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है।
ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या किया है, हर एक वैल्यू को, वेज की हर एक वैल्यू को मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवीजन लगा दिया, तो मेरे को आउटपुट में जो है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू मिल गई है। अब इस स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू को आप जो है यूज़ कर सकते हैं, बट उससे भी पहले यहाँ पे 2 और ट्रेनिंग पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, एक तो गामा और बीटा, है ना। तो स्केल और शिफ्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रेनिंग पैरामीटर्स भी हैं, ये दोनों भी जो है हर इटरेशन में खुद को लर्न करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आपको मिल रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट कहलाएगा, ठीक है ना। यही जो वैल्यू है आप किसी दूसरे लेयर पे आप जो है फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज क्या मिल रहा है हमको बैच नॉर्मलाइजेशन में? बैच नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज है कि ये जो है हम हाई लर्निंग रेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें जो शिफ्ट आ रहा है वैल्यूज़ का, जो है इंटरनल लेयर नोट्स पर जो शिफ्ट आ रहा है, बहुत ना ही तो बहुत ज़्यादा आएगा, ना ही बहुत कम आएगा, जिसके कारण हम जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा सकेगा और हम हाई लर्निंग रेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और दूसरा इसका एडवांटेज होता है कि ये जो है ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक रेगुलराइजेशन इफेक्ट देता है ना, जैसे कि ड्रॉप आउट मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता था, है ना। ये ड्रॉप आउट की तरह क्या करता है, ये जो है आपके न्यूरल नेटवर्क को रेगुलराइज करता है और इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं होने देता है ना। तो इस तरीके से जो है बैच नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। थैंक यू।